गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। नमस्कार। आज हम आज हम उस दिमागी कसरत पर बात करने वाले हैं जो हम सब लगभग रोज ही करते हैं, पर शायद ही उसके बारे में सोचते हैं। बिल्कुल। मतलब ये इतना आम है कि हम ध्यान ही नहीं देते। हाँ, कि हम कोई सर्विस, कोई सेवा, उसे खरीदने का फैसला आखिर करते कैसे हैं। चाहे वो डॉक्टर चुनना हो, घर के लिए वाईफाई लगवाना हो या कोई ऑनलाइन कोर्स लेना हो। हमारे पास जो रिसर्च है वो इसी पूरी दिमागी यात्रा को परत दर परत खोलकर सामने रखती है। तो चलिए इस छुपी हुई प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। और ये समझना सिर्फ कंपनियों के लिए नहीं, बल्कि एक ग्राहक के तौर पर हमारे लिए भी बहुत काम का है। सही बात है। जब हम इस पूरी प्रक्रिया को, इन चरणों को समझ जाते हैं तो हम अपने लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। ये कोई एक झटके में होने वाला काम नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है जिसके 6 मुख्य हिस्से हैं। 6 हिस्से, ओके। एक कहानी जो एक छोटी सी जरूरत से शुरू होती है और खत्म होती है इस सवाल पर कि क्या ये फैसला सही था। तो कहानी शुरू होती है पहले कदम से, है ना? जरूरत को पहचानना। बिल्कुल। सब कुछ यहीं से शुरू होता है, जब हमें लगता है कि कुछ गड़बड़ है या कुछ चाहिए। जैसे अचानक दांत में दर्द उठा और दिमाग में तुरंत बत्ती जलती है, डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। हाँ, यही वो चिंगारी है जो पूरी कहानी को आगे बढ़ाती है। हाँ, और इस चिंगारी की शिद्दत, मतलब अर्जेंसी, सब कुछ तय करती है। रिसर्च के मुताबिक जरूरत जितनी बड़ी और जरूरी होगी, फैसले लेने की रफ्तार उतनी ही तेज होगी। अच्छा? सोचिए किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाए तो वो सबसे पास वाले डॉक्टर को बिना ज्यादा सोचे विचारे चुन लेगा। हाँ, तब कौन रिव्यूज पढ़ेगा? कोई नहीं। लेकिन अगर कोई परिवार गर्मियों की छुट्टियों के लिए कोई डेस्टिनेशन चुन रहा है तो ये प्रक्रिया महीनों तक चल सकती है, जिसमें खूब रिसर्च और मजा भी शामिल होता है। तो जरूरत की गहराई ही अगले सभी कदमों का मिजाज तय करती है। ये तो है। एक बार दिमाग में ये बत्ती जल गई तो हम जानकारी ढूंढने निकल पड़ते हैं। तो ये है दूसरा पड़ाव, जानकारी की खोज, इंफॉर्मेशन सर्च। और आज के जमाने में तो जानकारी का मतलब है इंटरनेट। हम गूगल करते हैं, दोस्तों को फोन घुमाते हैं, ऑनलाइन रिव्यूज पढ़ते हैं। जैसे मेरे घर के पास सबसे अच्छा डेंटिस्ट कौन है, और फिर रिव्यूज की एक लंबी लिस्ट सामने आ जाती है। आज का दौर इसी चरण को सबसे ज्यादा दिलचस्प और पेचीदा बनाता है। पहले हमारे पास गिने चुने स्रोत थे, दोस्त, रिश्तेदार या अखबार का विज्ञापन। अब हमारे पास रिव्यू वेबसाइट, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स सब हैं। इसने ग्राहक को ताकत तो दी है, लेकिन एक उलझन भी पैदा की है। जानकारी इतनी ज्यादा है कि फैसला करना और मुश्किल हो गया है। यहाँ एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। पूछिए। इतनी सारी जानकारी के बीच क्या हम अक्सर आसान रास्ता नहीं अपनाते? अगर मेरा किसी खास मोबाइल कंपनी के साथ पुराना अनुभव अच्छा रहा है तो मैं शायद नया फोन लेते वक्त दूसरी कंपनियों के बारे में जानने की ज्यादा मेहनत ही ना करूं। हाँ, होता है। क्या ये जिसे हम ब्रांड लॉयल्टी कहते हैं, वो असल में बस एक तरह का दिमागी आलस है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका जवाब हाँ और ना दोनों है।
रिसर्च बताती है कि पुराना सकारात्मक अनुभव एक बहुत मजबूत फिल्टर की तरह काम करता है। फिल्टर की तरह? हाँ, ये हमारा समय और दिमागी ऊर्जा बचाता है। तो एक तरह से ये आलस नहीं बल्कि दिमागी कुशलता है, मेंटल एफिशिएंसी कह सकते हैं। लेकिन इसका खतरा ये है कि हम शायद किसी बेहतर नए विकल्प को पूरी तरह नजरअंदाज कर दें। अच्छा। ये एक तरह का पक्षपात यानी बायस बन जाता है, जो हमें नए विकल्प आजमाने से रोकता है। तो मतलब हम जानकारी तो इकट्ठा कर लेते हैं, लेकिन फिर उस जानकारी के ढेर का करते क्या है? यहां से दिमाग का असली खेल शुरू होता है, जिसे कहते हैं विकल्पों का मूल्यांकन। ये तीसरा और शायद सबसे मुश्किल चरण है। सबसे मुश्किल, हाँ। अब हमें तुलना करनी होती है। बिल्कुल, और यहीं पर हमारा दिमाग एक जज की तरह काम करता है। हम अलग अलग पैमानों पर विकल्पों को तौलते हैं, कीमत, क्वालिटी, सहूलियत और सबसे जरूरी भरोसा या प्रतिष्ठा। रेपुटेशन। प्रतिष्ठा। जैसे अगर आप दो जिम के बीच चुनाव कर रहे हैं, एक की फीस कम है, ये एक तार्किक फायदा है, लेकिन वो घर से दूर है और उसके ट्रेनर्स के बारे में आपने ज्यादा सुना नहीं है। ठीक है। दूसरा जिम महंगा है, ये तार्किक नुकसान हुआ, पर वो घर के पास है और उसकी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी है। अब आपका दिमाग इन तार्किक और भावनात्मक पॉइंट्स के बीच कुश्ती लड़ता है। और हर किसी की प्राथमिकता अलग होती है। किसी के लिए पैसा सबसे जरूरी है तो किसी के लिए समय और सहूलियत। बिल्कुल। इस सारी दिमागी कुश्ती के बाद आखिरकार फैसले की घड़ी आती है। चौथा पड़ाव, खरीद का निर्णय। अब एक को चुनना ही पड़ता है। हाँ, और सेवाओं के मामले में ये फैसला सिर्फ तर्कों पर नहीं बल्कि काफी हद तक विश्वास पर टिका होता है। विश्वास पर? देखिए, आप एक फोन को खरीदने से पहले हाथ में लेकर देख सकते हैं, चला सकते हैं, पर आप एक डॉक्टर के इलाज या एक टीचर की पढ़ाई को पहले से देख नहीं सकते। हाँ, ये तो है। आप सिर्फ उनकी प्रतिष्ठा और दूसरों के अनुभव पर भरोसा करते हैं। ये एक वादा खरीदने जैसा है। इसलिए अक्सर हम उस विकल्प को चुनते हैं जिस पर हमें सबसे ज्यादा भरोसा होता है, भले ही वो थोड़ा महंगा क्यों ना हो। और कभी-कभी तो हालात ही फैसला करवा देते हैं। हो सकता है आपने सबसे अच्छे डॉक्टर को चुना हो, लेकिन उनका अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद का मिल रहा हो। हाँ, ये भी होता है। तो आप शायद दूसरे सबसे अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएंगे जो कल ही उपलब्ध है। तो उपलब्धता भी एक बड़ा फैक्टर बन जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फैक्टर। तो ठीक है, फैसला हो गया, अपॉइंटमेंट बुक हो गई, पैसे दे दिए। क्या यहां कहानी खत्म हो जाती है? मुझे लगता है शायद नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। असल कहानी तो अब शुरू होती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगला पड़ाव ही सबसे अहम है, जहां उम्मीदें हकीकत से टकराती हैं। इसे हम कह सकते हैं अनुभव का क्षण। द मोमेंट ऑफ ट्रूथ। एग्जैक्टली। अब तक सब कुछ दिमाग में था, अब आप असल में उस सेवा को अनुभव करते हैं। और यहीं पर सेवा और सामान का सबसे बड़ा फर्क सामने आता है। वो कैसे? जरा और समझाइए इसे। देखिए, जब आप एक कार खरीदते हैं तो बनाने वाली कंपनी और चलाने वाले आप दोनों अलग अलग समय और जगह पर होते हैं। लेकिन सेवा में उसे देने वाला और लेने वाला दोनों अक्सर एक ही समय पर एक ही जगह मौजूद होते हैं। मुझे याद है, मैं एक बार एक बहुत महंगे रेस्टोरेंट में गई थी। खाना बेहतरीन था, लेकिन वेटर का व्यवहार बहुत रूखा था। अच्छा। और उसने ऑर्डर लेने में 20 मिनट लगा दिए। आज मुझे खाने का स्वाद ठीक से याद नहीं, पर वो इंतजार और वो बुरा बर्ताव जरूर याद है। वो ही मेरा सेवा का अनुभव था। मतलब खाना प्रोडक्ट था, लेकिन पूरा अनुभव सेवा थी। वाह, ये तो बहुत सटीक उदाहरण है। इसका मतलब है कि डॉक्टर का इलाज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उनके क्लिनिक का स्टाफ बदतमीज है या इंतजार करने की जगह गंदी है तो पूरा अनुभव खराब हो जाएगा। खराब हो जाएगा, बिल्कुल। और इसी अनुभव के आधार पर हम कहानी के आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, फैसले का पोस्टमार्टम। बिल्कुल, खरीद के बाद का मूल्यांकन। ये वो पल है जब हम पीछे मुड़कर सोचते हैं, क्या ये सही फैसला था? अगर अनुभव हमारी उम्मीदों पर खरा उतरा या उससे बेहतर निकला तो हम संतुष्ट होते हैं। यही संतुष्टि वफादारी को जन्म देती है। हम अगली बार भी वहीं जाएंगे और 4 लोगों को और बताएंगे। और अगर अनुभव बुरा रहा तो हम असंतुष्ट होते हैं। और आज के दौर में असंतुष्ट ग्राहक सिर्फ चुप नहीं बैठता। नहीं, अब चुप कोई नहीं बैठता। वो शिकायत करता है, सोशल मीडिया पर लिखता है, नेगेटिव रिव्यू देता है। और सबसे दिलचस्प बात यही है, क्या? एक ग्राहक का ये आखिरी चरण
यानी उसका मूल्यांकन किसी दूसरे ग्राहक के लिए दूसरे चरण यानी जानकारी की खोज का जरिया बन जाता है। अरे वाह, मतलब ये एक पूरा चक्र है। हाँ, मेरा लिखा हुआ एक ऑनलाइन रिव्यू किसी और की पूरी फैसले लेने की यात्रा को शुरू या खत्म कर सकता है। ये तो कमाल है। वही आज के कनेक्टेड वर्ल्ड की सच्चाई है। किसी भी ब्रांड की साख अब सिर्फ विज्ञापनों से नहीं बल्कि हजारों लाखों ग्राहकों के इन अनुभवों के चक्र से बनती या बिगड़ती है। तो असल में किसी सर्विस को खरीदने का हमारा फैसला एक अकेली घटना नहीं बल्कि एक कहानी है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस कहानी का अंत यानी हमारा अनुभव किसी और की कहानी की शुरुआत बन जाता है। बिल्कुल सही। हमारा एक रिव्यू किसी और की पूरी यात्रा को बदल सकता है। ये एक मानसिक रोड मैप है जिसे हम सब अनजाने में इस्तेमाल करते हैं। और इस रोड मैप को जानबूझकर समझने से हम एक बेहतर और जागरूक ग्राहक बनते हैं। कैसे? हमें पता होता है कि जानकारी कहाँ से लेनी है, विकल्पों को सिर्फ कीमत पर नहीं बल्कि भरोसे पर भी तौलना है और अपने अनुभव को सही तरीके से आंकना है। ये हमें सिर्फ एक खरीदार से एक स्मार्ट भागीदार बना देता है। एक स्मार्ट भागीदार, ये एक बहुत मजबूत सोच है। तो आज की इस बातचीत को खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। जरूर। सवाल यह है, आज के दौर में जहां अनगिनत ऑनलाइन रिव्यूज, ब्लॉग्स और सोशल मीडिया की जानकारी का एक अंतहीन सागर मौजूद है, क्या विकल्पों के मूल्यांकन का चरण कभी सच में खत्म होता है? ये तो सोचने वाली बात है। या हम किसी सेवा को खरीदने के बाद भी दूसरों के अनुभव पढ़कर लगातार अपने फैसलों पर शक या उसे सही ठहराते रहते हैं?